इतिहास का आज स्वर्णिम अवसर होगा। मंगलाचरण के बाद हम लोग चर्चा करेंगे और आज का महत्व क्या है इस पर पूरी चर्चा होगी। और आज अगर हम मंच से बात करेंगे तो केवल अपने राष्ट्र की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे, अपने उन शहीदों की बात करेंगे जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थं पतत्वेख कार्यो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदु राष्ट्रांग भूता इमे सादरत्वं नमामो वयं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियं शुभामासि संदेहि तत्पूर्तये मां हिमालयं समारभ्य यावदेन्दो सरोवरं तं देव निर्मितं देवं हिंदुस्थानो प्रचक्षते वंदे नितरां भारत वसुधां दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरजो कृष्ण शोभित सरसाम वंदे नितरां भारत वसुधां गायन्ति देवाः किल गीतकानि धान्यास्तु वे भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वान् वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वती। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय, तिरंगे झंडे की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भैया थोड़ी कृपा बनाए रखिए हम पर। बड़ा स्टैंड होता तो कुछ मुझे लग रहा मेरी आवाज पूरी पहुंचे ना पहुंचे। आज सर्वप्रथम भूत भावन भगवान भोलेनाथ जिनकी धराधाम सुजानगंज में हम लोग बैठे हैं, ऐसे गौरी शंकर भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए और हमारी अधिष्ठात्री देवी, हमारी शक्ति की स्रोत
जिनसे मेरा जन्म मृत्यु पाप पुण्य लाभ हानि यश अपजस सब कुछ संचालित होता है, ऐसी हमारी कुल देवी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में बाल्यवत मनोहार और माई से प्रार्थना की, मैया आज आपके दिए शरीर से, आपके दिए इस बुद्धि से आज अपने राष्ट्र के लिए कुछ कहने का अवसर मिला है, तो मेरी वाणी में निवास करके ऐसे बहिए कि आवाज न केवल यहाँ सुजानगंज की धरती पर बल्कि टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में गूंजे, और भारत ही नहीं विदेशी भी इसको सुन करके थर्राएं कि भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ वो आकर के तमाम पाप किए हैं। ऐसी मैं अन्नपूर्णा मैया से प्रार्थना करता हूँ। पूज्य हनुमान जी महाराज जिनसे तेज बल विद्या बुद्धि का विकास होता है, उन्हें नमन करते हुए आज की यह राष्ट्र कथा उनके चरणों में अर्पित करते हैं, और सबके स्वामी हम सबके निरंतर पूज्य भगवान सबके आराध्य श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच मुगरा बादशाहपुर के यशस्वी विधायक, सबके चहेते जनप्रतिनिधि के रूप में भाई पंकज पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद, आपने समय निकाला। और निवेदन मेरा यह है व्यासपीठ से आपसे कि आज यदि बहुत आवश्यक न हो तो राष्ट्र कथा सुनने का समय निकालिए। गारंटी तो नहीं लेता, उम्मीद ये करता हूं कि शायद मंच से कुछ ऐसी बात हो जाए, न केवल आपके दिल को आनंद आ जाए, टीवी पर सुनने वाले लोग शायद अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हों और तिरंगा हाथ में उठ जाए। आज वैसा दिन लाने का प्रयास करना है। और यह गौरव आज मैं बताऊं आपको, पूरे भारत में लाखों कथा के वक्ता हैं। आज 15 अगस्त के दिन भी हमारे चैनल पर कई वक्ता कथा कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा राष्ट्र पर बात करने की कोई इच्छा ही नहीं रखता। आज सुजानगंज की धरती को यह अवसर प्राप्त है जो पूरे के पूरे 3 घंटे केवल राष्ट्र की चर्चा करेगा, और राष्ट्र की यह पहली कथा सुजानगंज की धरती से प्रवाहित होने जा रही है। जो यह धरती आज एक गोमुख की तरह, गंगा की तरह निकल रही है, देखना इतना विशाल रूप धरेगी, ये सीधे महासागर में जाकर के विलय होगी। कार्यक्रम के आयोजक हमारे अभिभावक, विद्यालय परिवार के संस्थापक पूज्य श्री संतोष द्विवेदी, और हमारी आशीर्वाद जिनका हमारे ऊपर सदैव ऐसी हमारी चाची श्यामा द्विवेदी जी को प्रणाम। समय का ध्यान रखते हुए जितने अभिभावक बंधु आए हैं सबको व्यासपीठ से मेरा जय हिंद, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं यहां से ऐसी शिक्षा लेके जाएं कि आज पंकज पटेल के रूप में विधायक मिला है, कल आपके बेटे के रूप में हमें हमारे क्षेत्र को सांसद मिल जाए। ऐसा भारत माता कृपा करें। और सबसे ज्यादा आवश्यकता जिनको इस कथा की सुनने की है, मेरे सबसे अच्छे श्रोता, मेरे छोटे छोटे नन्हे भाई बहन जिनको राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरना है, और आज मुझे ऐसे ही श्रोताओं की आवश्यकता है। संगीत पर साथ देने वाले मेरे सभी संगीतकार भाई, मेरी पूरी लाइव टीम जो आज यहाँ से साधना टीवी पर और तमाम अन्य टीवी चैनलों पर भी प्रसारण कर रहे हैं, साउंड की सर्विस बहुत सुंदर। जोरदार तालियां एक बार हमारे सहयोगियों के लिए हो जाए। आइए हम लोग राष्ट्र के लिए कुछ करें। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मेरे भाई बहन, ये धरती ऐसी है सुजानगंज, इतिहास में आजादी की चर्चा जब आती है तो मेरे सुजानगंज का नाम जरूर आता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आज समय का पूरा ध्यान रखते हुए एक बात पर आकर्षित करेंगे। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि हम लोग गुलाम कैसे हुए? जब तक आप समस्याओं की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक आप अपनी गुलामी की जानकारी नहीं पाएंगे कि हम गुलाम कैसे हुए। और यह भी जानना जरूरी है कि आज अगर हम खुली हवा में सांस लेने के लिए बैठे हैं तो आखिर यह हवा हमें किसके सौजन्य से मिल रही है? विदेशियों ने हमको कितना लूटा है। इतिहास में हमको पढ़ाया जाता है वास्को डिगामा भारत आया, उसने भारत की खोज की। आपको यह बात पता नहीं कैसे पच जाती है, आज तक मुझे नहीं पची।
क्या भारत कहीं समुद्र में खो गया था क्या? धरती की तरह कि वास्को डिगामा वाराह रूप धर के आया और धरती को उबार लिया, भारत को उबार लिया। इतिहास लिखने वालों ने आपके साथ बहुत छल किया। पहली बार वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा, मैं आपको बताऊं, वास्को डिगामा पुर्तगाल का था और पुर्तगाल का सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डकैत अगर कोई था तो वास्को डिगामा था, जिसको आज हम लोग श्रेय देते हैं कि उसने भारत की खोज कर डाली। किसी ने कोई खोज नहीं की। उसने खोजा, क्या खोजा? जैसे चोर अपने चोरी करने के अड्डे को खोजता है, डकैत अपने डकैती करने का जुगाड़ खोजता है, वैसे वास्को डिगामा ने अपने चोरी करने के अड्डे के रूप में भारत की खोज की। आज इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने भारत की खोज की। पुर्तगाल का है ये वास्को डिगामा। बताओ, ये हमारी धरती की खोज करेंगे। दुनिया की खोज हमने की। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तभी गिनती आई। अगर जीरो ना दिया होता तो आज दुनिया वाले गिनती न सीख पाते, पहाड़ा न सीख पाते। आज हमने उनको पढ़ाया गिनती और पहाड़ा, वो हमें लूट कर जाने का काम किए। देता न दशमलव भारत को चांद पे जाना मुश्किल था। आज चांद पे फ्लैट बनाने का सपना देखते हो, चांद देख रहे हो, ये भारत का सौजन्य है जिसने दशमलव दे दिया आपको। अगर दशमलव ना मिलता आप चांद पर नहीं जा सकते थे, और आप उसी भारत को लूटने का ऐसा कुत्सित प्रयास किया। यह देश मेरे भाई बहन ऐसा है, सभ्यता जहां पहले आई, भारत दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे पहले सभ्य हुआ। आज भी देख लो, विदेशी नाक रगड़ने के लिए आपके यहाँ आते हैं, धोती और कुर्ता और चंदन लगा करके टहल रहे हैं। ये नंगे पुंगे लोग ये हमारे देश को लूटने आए और आज बताते हैं कि हम दुनिया के विकसित देश हैं। वास्को डिगामा भारत में आया। क्यों आया, कैसे आया, किसने भेजा? एक सबसे बड़ा डकैत पुर्तगाल का वास्को डिगामा और दूसरा सबसे बड़ा डकैत स्पेन का कोलंबस। इसने अमेरिका की खोज की। ये दोनों सबसे बड़े डकैत दुनिया के रहे और इस बात का प्रमाण है। आपको चाहिए तो मैं दूंगा। आज मंच से मैं जितनी बात बोलूंगा, मुझे पता है पूरा भारत सुन रहा है, इसलिए मैं हर बात को उतना ही बोलूंगा जितना आपसे इतिहास में झूठ बोला गया और जिसके प्रमाण अभी भारत में मौजूद हैं। एक 1400 शताब्दी और 1500 के शताब्दी के बीच आज अमेरिका जापान भले हुंकार भरे कि दुनिया का सबसे विकसित देश मैं हूं, समृद्धशाली मैं हूं, लेकिन 1400 और 1500 शताब्दी के बीच दुनिया के केवल दो देश ऐसे थे, एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। पुर्तगाल भी ऐसे लूटने का काम करता था, स्पेन भी लूटने का काम करता था। एक दिन ऐसा आया, दोनों देश लूटने मारने में ऐसे लगे, जहां पुर्तगाल जाता वहीं स्पेन भी जाता, जहां स्पेन जाता वहां पुर्तगाल जाता। दोनों लोगों में आपस में लड़ाई होने लगी केवल लूट का हिस्सा बांटने के लिए, कि लूट का हिस्सा स्पेन का ज्यादा होगा कि पुर्तगाल का ज्यादा होगा। तो इनके निर्णायक, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन धर्म बहुत तेजी से फैला था, पॉप हुआ करते हैं उनके यहाँ। यह मैटर पॉप को, पाप उसको सिक्स कहते हैं, सिक्स में छठवां पॉप था वो। यह मामला उस पॉप के पास पहुंचा कि स्पेन का कितना हिस्सा होगा लूट की कमाई का, पुर्तगाल का कितना हिस्सा होगा। और आज क्रिश्चियन की एक कमेटी बैठी जिसने निर्णय ये लिया, देश का जो, दुनिया का जो पूर्वी हिस्सा होगा, दुनिया का जो पूर्वी छोर होगा उसको पुर्तगाल लूटेगा, और दुनिया का जो पश्चिमी छोर होगा उसको स्पेन लूटेगा। दुनिया को उन्होंने अपना डकैती का अड्डा बनाया और एक पॉप ने आज विभाजन कर दिया, ये हिस्सा चोरी का आपका, ये हिस्सा चोरी का आपका, चलो दोनों लोग मिलके खाते हैं। मेरे भाई बहन, जब बंटवारा हो गया दुनिया का इन दोनों चोरों के बीच, तब जाकर के 1492 में जब पोप ने आदेश किया कि तुम यहां लूटो, तब कोलंबस ने
क्योंकि स्पेन को पश्चिमी हिस्सा मिला था, कोलंबस अमेरिका को लूटने चला गया 1492 में, और 1498 में भारत को लूटने के लिए वही पुर्तगाली चोर, वही पुर्तगाली डकैत वास्को डिगामा भारत आया। और इन दोनों चोरों ने, मैं आपको बताऊं, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आया तो सबसे पहले वो केरल में कालीकट पहुंचा। कालीकट पहुंचा, वहां उन्होंने जो कालीकट के तत्कालीन राजा थे झामोरीन से कहा, तुम्हारे देश में, भारत में तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, बताओ अतिथि के लिए तुम्हारे पास क्या व्यवस्थाएं हैं। झामोरीन ने कहा कि हमारे यहां अतिथि का स्वागत होता है। तो पुर्तगाल के उस चोर ने कहा वास्को डिगामा ने, मेरे लिए क्या व्यवस्था है। झामोरीन ने, जो आज कालीकट के राजा थे, उन्होंने उसको रहने के लिए जगह दे दी, शरण दे दिया कि मेरे यहां रहो। और एक समय ऐसा आया कि वह पुर्तगाली चोर वास्को डिगामा ने झामोरीन की हत्या करा दी और खुद झामोरीन की जगह कालीकट का मालिक बन बैठा। अब केरल के रास्ते जितने नाव, जितनी जहाजें भारत आती, सब में वो अपना हिस्सा लगाने लगा, सब में टैक्स लागू कर दिया। ये वास्को डिगामा की चर्चा कर रहा हूं आपसे। भारत गुलाम होना कैसे शुरू किया, कैसे हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए, इसकी चर्चा करना बेहद आवश्यक है। झामोरीन की हत्या करके केरल पर साम्राज्य जमाया वास्को डिगामा ने, और न केवल साम्राज्य जमाया बल्कि जो भी केरल के रास्ते जहाज आते, उन जहाजों में अपना हिस्सा लगाने लगा। जो जहाज उस चोर को हिस्सा न देते, उस जहाज को समुद्र में डुबवा देता। यह काम वास्को डिगामा का था। और ऐसा वर्णन है, जब पहली बार वास्को डिगामा भारत से वापस जाने लगा तो 7 जहाज भर करके सोने की असरफियां ले गया। 7 जहाज, ये भारत का खोज करने आया था। फिर वास्को डिगामा भारत वापस आया, दूसरी बार 11 से 12 जहाज भर करके वह सोने की असरफियां ले गया। मन नहीं भरा, तीसरी बार वह पुर्तगाली चोर फिर आया और 21 से 22 जहाज सोने की असरफियां लेकर के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच आपने समय दिया विधायक पंकज पटेल जी। जोरदार तालियों से एक बार पुनः अभिवादन करें। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का विदाई करें। जोरदार ताली बजती रहे। बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मेरे भाई बहन, जितना समय है आज राष्ट्र की सेवा में लगाएं। पुर्तगाली चोर वास्को डिगामा जब तीसरी बार भारत आया, 20 से 21 जहाज सोने की असरफियां लेकर के पुर्तगाल पहुंचा। आया तो चौथी बार भी था, लेकिन प्रभु ने उसकी सांसें समाप्त कर दी, नहीं तो चौथी बार लूट करके जाता। ये वास्को डिगामा का सच है, जिसके बारे में इतिहास में लिखा जाता है कि इसने भारत की खोज की। भारत की खोज तुम क्या करोगे, भारत दुनिया की खोज करता है। और यही नहीं रहा, पहली बार भारत को जब पुर्तगालियों ने जाना, भारत सबसे समृद्ध देश है, जितनी बार वास्को डिगामा भारत आता उतनी बार सोने की असरफियां बढ़ जाती। पुर्तगालियों ने 70-80 वर्ष तक भारत को ऐसे लूटने का काम किया। ये सोने की चिड़िया कही जाती थी, यहां डालियों डालियों पर सोना होता था, इसलिए यहां भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और उस सोने की चिड़िया को दुनिया वालों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 70-80 वर्षों तक पुर्तगाली आए, भारत को लूट करके जाते रहे। उसके बाद दुनिया वाले देखने लगे पुर्तगाली बार बार जा रहे हैं, लूट रहे हैं। फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों ने देश को लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 70-80 वर्षों तक फ्रांसीसियों ने लूटे। उसके बाद हॉलैंड वालों को जानकारी मिली, हमारे बीच डच आए, डच ने भी भारत को लूटा। लेकिन एक फर्क है,
ये तीनों देश वाले पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने और जो हॉलैंड के डच आए, वो जब भी आए अपने हथियार के साथ आए, हमको आपको मारे पीटे, हमारा आपका धन दौलत अपनी जहाज में भरे और चलते बने। लेकिन इसके बाद जब अंग्रेजों ने देखा सारे देश भारत की संपत्ति से समृद्ध हो रहे हैं, अंग्रेजों को यह बात लगा कि भारत से सारे देश समृद्ध हो रहे हैं, हम क्यों ना चलें। अब अंग्रेजों की बारी थी। चौथा नंबर आया, भारत में अंग्रेज आए। ये तीनों देश जो पहले लूटे, ये हथियारों के दम पर लूटे। अंग्रेजों ने सोचा कि केवल देश को लूटना ही नहीं है, बल्कि हमें देश की राजगद्दी चलानी है, क्योंकि हम लूट करके लुटेरे बनेंगे, थोड़ा धन पाएंगे, और अगर पूरे देश की संपत्ति को अर्जित कर लिया जाए तो हम देश के मालिक बने रहेंगे। अंग्रेजों ने हथियार का प्रयोग नहीं किया, वो पहले शांति तरीके से भारत में प्रवेश किए। सबसे पहले अंग्रेज गुजरात आए। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जितने डकैत आए सब गुजरात के रास्ते आए। यह भारत का दुर्भाग्य समझ लो आप कि भारत में जितने चोर उचक्के गुजरात आए वो गुजरात के रास्ते आए। उसका एक कारण यह है, गुजरात भारत का ऐसा प्रदेश था जो सबसे समृद्ध था। महमूद गजनवी नामक एक चोर आया था, अगर आपने सुना हो। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। हर आक्रमण गुजरात के रास्ते। एक मंदिर को निशाना बनाया और उस मंदिर से इतनी समृद्धि मिली उसको, इतने धन दौलत हीरा जवाहरात मिले कि वो ले नहीं जा पाता था, इसलिए उसको दोबारा आना पड़ता था। अंग्रेजों ने भी गुजरात के रास्ते सूरत में कदम रखा। इस बार अंग्रेजों के हाथ में कोई हथियार नहीं है, उनको अपना साम्राज्य स्थापित करना है। जब अंग्रेज सूरत में आए तो उन्होंने कहा हमें एक व्यापार करना है। आराम से अपने स्थान पर बैठे रहें, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं। आज भगवान राष्ट्र कथा स्वतः सुन रहे हैं, और जिन शहीदों ने प्राणों की आहुति दी है उन शहीदों के लिए भगवान भी रोता है। असुविधा होगी तो आप लोग हॉल में चले जाएंगे, अभी बैठे रहे। सूरत में जब अंग्रेजों ने पहला कदम रखा, सूरत के नवाब से उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी सी जमीन दे दो, हमें अपना व्यापार करना है। मेरे भाई बहन, सूरत के उस नवाब ने सोचा चलो ठीक है, ये अपना व्यापार करेंगे, थोड़ी सी जगह इनको दे दी जाती है। और आपको बताएं, कूपर नाम का वह अंग्रेज था जिसके नाम से आज भी सूरत में कूपर विला बना है। पहली बिल्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में बनी। कुछ समय बीता और 1612 में उस अंग्रेजों ने सूरत के उस नवाब की हत्या करा दी जिसने रहने के लिए जमीन दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना में सहयोग की थी। सूरत के नवाब को लगा था मैं इनको जगह दे दूंगा, इनकी रोजी रोटी चलेगी, भारत भी समृद्ध होगा। आज उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालय के लिए, आवास के लिए जगह दी, आज उसकी हत्या करा दी गई। और फिर सूरत के नवाब की हत्या करा करके ये अंग्रेज सूरत की गद्दी पर अपना साम्राज्य जमा लिया। पहली घटना यहां से शुरू हुई। और न केवल सूरत में, इसके बाद इन्होंने वही काम कलकत्ता में किया, वही काम मद्रास में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम अंग्रेजों ने आगरा में किया, वही काम इन्होंने लखनऊ में किया। जहां जाते व्यापार के लिए जगह मांगते, अपना भवन बनाते और वहां के नवाब की हत्या करा देते, कुर्सी पर बैठ जाते। जैसे सूरत के नवाब ने इनकी बातें नहीं समझ पाई कि आखिर अंग्रेज हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे, ऐसे ही दिल्ली के नवाब ने, लखनऊ के नवाब ने, मद्रास के नवाब ने कभी समझा ही नहीं कि अंग्रेजों के मन में क्या चल रहा है। अंग्रेजों के मन में जो कुत्सित विचारधाराएं थी उसका प्रसार होने लगा। भारत में एक ऐसा आदमी था जिसने पहली बार अंग्रेजों की मंशा को परख लिया, कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला।
जब अंग्रेजों ने कलकत्ता पर चढ़ाई करी, कलकत्ता में गया, सिराजुद्दौला से कहा हमको व्यापार करना है। देश के कई हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है, कलकत्ता में भी हमारे व्यापार को आप प्रसारित करिए। सिराजुद्दौला को ये बात समझ में आ गई कि अंग्रेज ये व्यापार करने नहीं आए हैं, ये अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने आए हैं। सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चली, सिराजुद्दौला ने सोचा हम युद्ध कर लेंगे, लेकिन हम बंगाल में इनके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं होने देंगे। एक दिन आया, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव सेनापति के रूप में था। जब रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि हमको सिराजुद्दौला से युद्ध करना पड़ेगा, सेना हमारी सक्षम नहीं है, तो क्या किया जाए। देखो मेरे भाई बहन, सिराजुद्दौला, आज हम आपको इतिहास में आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा, आज आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा, लेकिन इतिहासकारों ने आपके साथ इतना छल किया है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्लासी के युद्ध में भारत के यानी सिराजुद्दौला के कितने सैनिक थे और अंग्रेजों के पास कितनी सेना थी, कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि आपको गुमराह करना है। आप इतिहास पढ़ करके केवल अपने आप में घुटते हैं कि लोगों ने हमारे देश को लूटा। आज जब रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि सिराजुद्दौला युद्ध करेगा, उसको लगा कि मैं युद्ध करने में सक्षम नहीं हूं। आपको बताऊं, जो इतिहास में आपके नहीं लिखा है, इतिहास की कड़वी सच्चाई ये है, सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे और उसी जगह अंग्रेजों के पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 300 सैनिक थे। केवल इसीलिए इतिहास में सैनिकों की संख्या नहीं ली गई कि आप देखोगे तो आप शर्मसार हो जाओगे कि 18,000 सैनिकों के आगे वो 300 सैनिक अंग्रेजों के कैसे जीत गए। ये बहुत सोचने का विषय है। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि 18,000 सिराजुद्दौला की सेना है, हमारे 300 सैनिक क्या कर पाएंगे। उन्होंने अपने देश को खत लिखा, ब्रिटेन की संसद को खत लिखा, पत्र में लिखा, सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैन्य शक्ति है, मेरे पास 300 सेना की छोटी टुकड़ी है, हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, आप और सेना भेजिए। मेरे भाई बहन, ब्रिटेन की संसद में बात हुई, लेकिन संयोग ऐसा था, उस समय फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट से इन गोरों का युद्ध चल रहा था। सारी सेना को ब्रिटेन ने फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध में लगा दिया था, क्योंकि फ्रांस वाले इनको मार मार के भगा रहे थे। ब्रिटेन की संसद ने फैसला किया, प्लासी का युद्ध हम जीते ना जीते, लेकिन हम सैन्य शक्ति 300 से नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने खत लिखा रॉबर्ट क्लाइव को कि रॉबर्ट क्लाइव, हमारे पास कोई सेना नहीं है, हमारी जितनी सेना थी वो हमने नेपोलियन बोनापार्ट से लड़ाई के लिए लगा दी है। भारत में रॉबर्ट क्लाइव के पास पत्र पहुंचा, रॉबर्ट क्लाइव ने पढ़ा, उसको लगा कि हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे सिराजुद्दौला से। अचानक मन में विचार आया, सैनिकों को बुलाया, कहा ऐसा करो, सिराजुद्दौला की सेना में पता करो, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसको नोटों का शौक हो, जो रिश्वत लेता हो, अगर कोई एक आदमी मिल जाएगा तो ये पूरी लड़ाई हम जीत जाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव का पूरा खुफिया विभाग सिराजुद्दौला की सेना में खोज करने लगा। आज मेरा भारत अगर गुलाम है तो ऐसे ही लोग देश में हैं। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, सिराजुद्दौला का सैन्य शक्ति जो संभालने वाला था मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि मीर जाफर एक ऐसा आदमी है, अगर उसको पैसे दे दिए जाएं तो अपनी सेना को पीछे कर लेगा, और कहीं गद्दी का लालच दे दिया जाए तो अपना देश बेच देगा। ऐसा सेनापति हमारे देश के एक नवाब के पास था। और एक बात बताने में आपको मैं बिल्कुल हिचकता नहीं हूं,
कि आज पहले तो एक मीर जाफर हमारे देश में थे, आज हर घर में मीर जाफर बैठे हैं। आज सोचो आपके राष्ट्र की स्थिति क्या हो गई है। एक मीर जाफर की वजह से हम गुलाम बन जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को पत्र लिखा। मीर जाफर, अंग्रेजों की मदद करो और ये जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका प्रसार बंगाल में कराओ। जितना पैसा आएगा तुम 5% हमें दे देना, बाकी तुम्हारा। और एक बात है, अगर ये युद्ध हम जीत गए तो तुम बंगाल के नवाब हो जाओगे। आज कुर्सी के लिए मीर जाफर को यह बात लगी कि चलो मुझे नवाब बनना है। अंदर अंदर मन में ये शौक उबल रहा था। आज जब पत्र मिला रॉबर्ट क्लाइव का, मीर जाफर ने कहा ठीक है, दोनों में समझौता हो गया। और मेरे भाई बहन, 1757 में जब प्लासी का वह युद्ध छिड़ा, 18,000 सैनिकों को लेकर के मीर जाफर जब मैदान में उतरा, अंग्रेज की मात्र 300 टुकड़ियां सामने थी, लेकिन मीर जाफर ने उन सभी सैनिकों को शस्त्र न चलाने का आदेश दिया और सभी सैनिकों को, 18,000 सैनिकों को उन 300 गोरे सैनिकों से बंधवा लिया। 18,000 सैनिकों को पकड़ करके वो 300 अंग्रेज आज कोलकाता के फोर्ट विलियम में लाए। आप पढ़ते होंगे, आज भी फोर्ट विलियम है। कभी कलकत्ता जाइए तो फोर्ट विलियम जरूर देखिए। ठीक तो चल रहा है। जब कलकत्ता जाइए फोर्ट विलियम जरूर देखिए। भारत के अगर लोग कहीं पहले शहीद हुए हैं, कलकत्ता का फोर्ट विलियम है। 18,000 सैनिकों को पकड़ करके फोर्ट विलियम में 10 दिन तक भूखा रखा मीर जाफर ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, और 10 दिन बाद उन 18,000 सैनिकों की उसी फोर्ट विलियम में हत्या कर दी गई। आज सिराजुद्दौला बहुत चिंतित हुआ, ये मेरे देश के साथ क्या हो रहा है, मेरे बंगाल के साथ क्या हो रहा है, मीर जाफर दूसरी सैन्य शक्ति के साथ कैसे मिल गया। समय नहीं बीता, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। और रॉबर्ट क्लाइव को जो चाहिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, वो बंगाल में हुई, और मीर जाफर को जो चाहिए था कुर्सी, बंगाल की कुर्सी मीर जाफर को मिल गई। यह बात मीर जाफर को बहुत अच्छे से पता था कि आज मैं जिस कुर्सी के लिए इनका साथ दे रहा हूं, मेरा भारत इन गोरों का गुलाम हो सकता है, लेकिन कुर्सी के आगे देश बेचने में ये शर्म नहीं करते। और आज मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, ऐसे नेता अपने देश में हैं, ऐसे नेता अपने भारत की हर पार्टी में हैं जो मीर जाफर जैसी मानसिकता रखते हैं। अगर देश की गद्दी के लिए देश को बेचना पड़ जाए तो देश को बेचने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाएंगे, ये भारत को बेच करके कुर्सी पे बैठेंगे। ऐसे भारत के नेता अभी भी हैं। आप कल्पना करो, एक कंपनी भारत में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी पूरे भारत में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको हमने शरण दी, रहने की जगह दी, और उन्होंने हमको 200 साल का गुलाम बनाया। 1757 से लेकर के 1947 तक हम लोग 190 वर्षों तक गुलाम रहे। और आज की स्थिति क्या देख रहे हो आप? बहुत बहुत स्वागत। हमारे दूसरे भाई पंकज जी पधारे। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सदैव सशक्त हस्ताक्षर भाई पंकज जी, स्वागत, अभिनंदन। आप विचार करो मेरे भाई बहन, अगर एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में आकर के हमको 200 साल का गुलाम बना सकती है, और आज भारत के नेता 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को जगह दिए हैं, आप सोच लो आपका फ्यूचर क्या होगा। ये जो लुलु माल बन रहे हैं, ये जो वालमार्ट बन रहे हैं, ये वालमार्ट और लुलु मार्ट नहीं है, आपके आने वाले भगत सिंह के गले की फांसी है, नोट कर लेना आप।
ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने जगह दी थी, शरण दी थी, देश को लूटा और 200 साल का गुलाम बनाया। आज हम लोग 5000 ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शरण दे रहे हैं। आप ये सोच लेना कि 5000 साल की गुलामी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा मीर जाफर जैसी है। कुर्सी पाने के लिए अपने राष्ट्र को बेचने में जरा भी शर्म नहीं खाएंगे। ऐसे नेता हर पार्टी में हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और देखो मेरे भाई बहन, उसी दिन से हम लोग, जब 1757 का प्लासी युद्ध हम लोग हारे, उसी दिन से हम लोग देश के ऐसे दिन देखने पड़े। आपको पता है कि आज जिस उन्मुक्त हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, आज जिस झंडे को हम लोग सलाम कर रहे हैं, जिस आजादी के साथ चैन अमन में रह रहे हैं, इसके लिए 6000 लोगों ने अपना बलिदान, क्षमा करें 6 लाख लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। आज आपके सुजानगंज की भी धरती जौनपुर की इतनी सुंदर है, इतनी वीर वाली है, जिनके नाम लिए जाए उनके नाम कम पड़ जाते हैं। बाबू अंबिका सिंह जी, राम शिरोमणि दुबे, और हमें तो सौभाग्य प्राप्त है नाती कहलाने का ऐसे पंडित नागेश्वर द्विवेदी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए परवाह नहीं किया कि अंग्रेज हमें क्या सजा देंगे। मुझे नाती कहलाने का सौभाग्य है, लेकिन मैं वो हमारे दादा हैं, इसका मैं कहीं दुरुपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि वो न केवल हमारे दादा हैं, हमारे जौनपुर के दादा थे, हमारे देश के लिए दादा थे, और उन्होंने देश की लड़ाई में योगदान दिया। इसलिए मुझे गर्व है, मैं उनका नाती हूं। आपको पता होगा उचौरा वाला पुल, रायपुर वाला पुल, जब पता चला अंग्रेज चढ़ाई कर रहे हैं, उचौरा वाला पुल तोड़ा जाने लगा। पंडित नागेश्वर, काफी लोग तो भाग गए कि अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आ गए। पंडित नागेश्वर द्विवेदी जी किसानों के साथ पकड़ लिए गए। इतने अपने देश में, अपने जौनपुर में शिव शरण शर्मा, और एक और पुल तोड़ने का काम हुआ था इसी तरह धनिया मऊ बदलापुर में, जिसमें राम पदारथ चौहान, राम निहोरे कहार, सिंगरा मऊ के बाबू जमींदार सिंह जी और मुस्तफा हुसैन जैसे लोगों ने अपने जौनपुर में भी वो कमर कसी थी कि गोरों को उनकी नानी याद दिलाने का काम किया था। सौभाग्य है हमें कि हम इस धरती से हैं जहां हमारे बाप दादाओं ने डरने का काम नहीं किया, अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। सबके चरणों में श्रद्धांजलि। मेरे भाई बहन, एक बात आज अपने इस राष्ट्रकथा के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो मीर जाफर की औलादें भारत में पल रही हैं, एक शर्म की बात आपको बता रहा हूं, पूरा देश आज सुन रहा है, तमाम चैनलों पर कार्यक्रम लाइव है। आज जितने प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, तालियां बजवाते हैं, मैंने 5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश लाया। शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा कि वही विदेशी निवेश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। एक कंपनी ने पूरे भारत को खून के आंसू रुलाए हैं। आज आप जिन कंपनियों को शरण दे रहे हो, आपके बेटों को खून की आंसू रुलाएंगे। लेकिन ये जो मीर जाफर की औलादें कुर्सियों पर बैठती हैं, इनको अपने कमीशन से मतलब होता है। हर कंपनी से जो सत्ता आएगी, उनका जिस कंपनी से जुगाड़ होगा, अपना कमीशन अंदर अंदर बना लेंगे, उनको जगह दे देंगे, तुम चलो फलाना माल खोलो, तुम चलो फलाना वार्ड खोलो। ये कर रहे हैं ये राजनीति पर बैठने वाले लोग। अगर ताकत है तुम में, देश सोने की चिड़िया कही जाती है, पूरा विश्व इसकी नकल करता है। अरे इतनी ताकत बनाओ, इतना ऊर्जा पैदा करो देश में कि लूलू माल के लिए तुमको विदेश में भीख न मांगना पड़े। भारत के लोग खड़े होकर के 100 लूलू माल भारत में तैयार कर दें, 100 वालमार्ट पैदा कर दें। और अगर नहीं कर पाते तो तुम देश को उसी रास्ते पर ले जा रहे हो। मीर जाफर ने जिस रास्ते पर चल करके देश को पहुंचाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे भारत को गुलाम बनाया था, तुम वही करने का काम कर रहे हो। पता नहीं कितने देश के हमारे, कितनी माताओं की गोद सोनी हो गई, कितनी बहनों की मांगे
सूख गई, सिंदूर मिट गया, लेकिन आज इन नेताओं की अकल पर पर्दा पड़ा है। विदेशी कंपनियों का निवेश ला करके कैमरे के सामने ताली बजवाते हैं, ये करते हैं। और एक बात बताएं, कार्यक्रम को समय का ध्यान रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये जितने नेता हमारे देश में हैं, इन्होंने केवल देश का शोषण किया, और पता नहीं भारत माता ने ऐसे लाल जने जिन्होंने न केवल अपना घर परिवार बल्कि अपने पूरे जिंदगी को कुर्बान करने में क्षण भर की देरी नहीं की। एक नाम आता है भगत सिंह। आज आप जानते हैं भगत सिंह की जो भी उनका योगदान जो भी राष्ट्र के लिए रहा, लेकिन हम लोगों के लिए शर्म की बात है, जितनी सरकारें आई वो केवल अपने कुर्सी पर और विदेशी कंपनियों के तलवे चाटे, आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा भारत सरकार नहीं दे पाई। शर्म की बात है। जितनी सरकारें आती हैं हर बार वादा करती हैं, लेकिन आज भगत सिंह आपकी किताबों में आतंकवादी बन के बैठे हैं। 23 मार्च की कोई सरकारी छुट्टी नहीं, कोई आयोजन नहीं है, बल्कि उन नेताओं ने जिन्होंने देश को चाल करके खोखला कर दिया, उन नेताओं को उनके जन्मदिन पर उनका बर्थडे मनाया जाता है। ये आपका भारत है। भगत सिंह जैसा बलिदानी कौन होगा हो। लायलपुर नामक गांव पंजाब प्रांत में जहां भगत सिंह ने जन्म लिया, एक सिख परिवार, तब पंजाब जो आज पाकिस्तान में है वो पहले भारत में था आजादी के पूर्व। भगत सिंह पैदा हुए और पैदा होने के बाद एक ऐसे परिवार में मां भारती ने उनको जन्म दिया जहां जन्म लेने के बाद ही उनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रही। और जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, एक संयोग रहा कि इनके पिता और चाचा ये क्रांतिकारी थे, देश के लिए लड़ते थे। उसी दिन से वो जेल से छूट करके आए थे। इनकी दादी ने भगत सिंह का नाम रखा भागा वाला। पंजाबी में भागा वाला मतलब भाग्य वाला। कोई बच्चा पैदा हो और उसके चाचा और पिता जेल से छूट करके आए तो भाग्यशाली तो बालक है ही। उसी भागा वाला यानी भाग्य वाले को आगे हम लोगों ने भगत सिंह के नाम से जाना। भगत सिंह धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, पिताजी के साथ खेत में गए हुए थे। पिताजी खेत में सब्जियां लगाने का काम कर रहे थे, बीज बो रहे थे। भगत सिंह ने पूछा, पिताजी क्या कर रहे हो? भगत सिंह के पिताजी ने कहा, बेटा सब्जियां उगा रहा हूं, बाद में इसमें से ढेर सारी सब्जियां होंगी, हम सब लोग खाएंगे। भगत सिंह ने कहा, अच्छा। भगत सिंह ने तिनके उठाए और उसी खेत जोते हुए खेत में तिनके लगाने लगे। बालक का स्वभाव देखिए। पिता ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूं। बेटा बंदूकें क्या करोगे? पिताजी ये बंदूकें देश की लड़ाई में काम आएंगी और ये जो गोरे जिनके हम गुलाम हैं इनको मार भगाने का काम करेंगी। ये था भगत सिंह का बचपना। बचपन से जिसके मन में गोरों को भगाने के लिए इच्छा जागृत हो गई हो, जो सब्जियों को लगाने के लिए, फलों को लगाने के लिए जगह न खोजे बल्कि बंदूकें पैदा करने का काम करे, उसका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह डीएवी कॉलेज में पढ़ने गए। उस दौरान साइमन कमीशन एक भारत में आया था और उसको लेकर के भारत में बहुत तगड़ा आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में 1923 में नेशनल कॉलेज में उनकी पढ़ाई हो रही थी और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक कांड हुआ, जलियांवाला बाग। भगत सिंह उस समय नेशनल कॉलेज में थे। भगत सिंह को पता चला कि आज जलियांवाला बाग में गोलियां चली है, बहुत सारे जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको मारा गया है।
भगत सिंह आज 13 किलोमीटर पैदल चले और जलियांवाला बाग पहुंचे। भगत सिंह ने देखा जहां तहां लाशें बिछी हैं, जो लोग शायद बच जाते वो वहां पर कुएं में कूद करके अपनी जान दे दिए। आज भगत सिंह ने जो अपने स्कूल में पानी पीने के लिए बोतल ले गए थे, खून से सनी हुई मिट्टी को उसी बोतल में भरने लगे। आज जैसे ही खून से सनी वो मिट्टी भरे घर ले आए, मां ने पूछा बेटा ये क्या है? भगत सिंह ने कहा मां जब तक जिंदा हूं, अपने जो देश के लिए क्रांतिकारी थे, जो लोग लड़ने वाले थे, जिन्होंने अपने खून को अपनी इस मिट्टी में मिला दिया है, इसको देख देख करके मैं भी अपने खून को इस मिट्टी में मिलाने की कोशिश करूंगा। मेरा भी जीवन इसी मिट्टी के लिए सार्थक हो। और भगत सिंह ने वो बोतल बंद करके रख दी जिसमें उन क्रांतिकारियों का रक्त सना था। और उसके बाद भगत सिंह के मन में क्रांति की एक ऐसी ज्वाला उठी। 1921 में जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, भगत सिंह की इच्छा हुई कि महात्मा गांधी का पूरे देश में प्रभाव है, इनका साथ देना चाहिए। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके भगत सिंह असहयोग आंदोलन में लग गए। लेकिन 5 अप्रैल 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ कानपुर का, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, आज भगत सिंह की टीम में नेशनल कॉलेज के जितने छात्र इनके साथ थे, आज सबको बहुत बुरा लगा कि हम लोग गांधी जी के साथ थे, असहयोग आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी ने आज आंदोलन वापस ले लिया। और बस यहीं से इन लोगों ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, इन सब ने आज महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया। और उसके बाद अपनी एक अलग क्रांतिकारी गतिविधि करने लगे। एक बार माता इनकी दादी जी विद्यावती कौर भगत सिंह से कहीं बेटा बड़े हो गए हो, विवाह कर देना चाहिए। भगत सिंह ने मना किया, मां मुझे विवाह नहीं करना है, मेरी दुल्हन तो ये भारत देश की आजादी है, ये आजादी मेरी दुल्हन बनेगी, मुझे और किसी देह वाली दुल्हन से प्रेम नहीं है। और एक घटना का जिक्र आपको करूं, स्त्रियों से प्रेम के मामले में भगत सिंह बहुत सख्त थे। आंदोलन के दौरान सुखदेव को एक लड़की से प्यार हो गया था और भगत सिंह ने एक बार ऐसी चिट्ठी लिखी सुखदेव को, पढ़िएगा आप लोग। सुखदेव को भगत सिंह ने डांटा चिट्ठी में कि तुम्हें लगता है मेरे विचार अलग हैं, तुम्हें लगता है मेरी धारणाएं अलग हैं, पर एक चीज मान लेना, अगर प्रेम करना जीवन में तो माता पिता स्त्रियों इनसे घर परिवार से मत करना, अभी देश को तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। अगर प्रेम करना चाहते हो तो अपनी मातृभूमि से करना, अपने देश से करना, अपने राष्ट्र से करना। सुखदेव को यह बात बहुत बुरी लगी थी। समय समय पर मन की स्थितियां बदलती रहती हैं। सुखदेव को भगत सिंह ने पत्र के माध्यम से बहुत डांटा था। भगत सिंह को जब परिवार वालों ने जिद किया कि तुम्हें शादी करनी है, भगत सिंह रातों रात बोरिया बिस्तर उठाए घर से गायब हो गए, कानपुर आ गए। उस समय पत्रकारिता जगत के एक सशक्त हस्ताक्षर गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप नामक अखबार का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह भाग करके, चूंकि उनके लेखों से प्रभावित थे, भगत सिंह भाग करके प्रताप नामक अखबार के संचालक, जो उससे पत्रकारिता में सिद्ध माना जाता था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पास आए। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी अखबार के माध्यम से क्रांतिकारी मूवमेंट चलाते थे। भगत सिंह ने सोचा अगर मेरा नाम भगत सिंह सब जानते रहेंगे, मेरे घर वाले यहां भी परेशान करेंगे। आज भगत सिंह ने अपना नाम बदल लिया, उन्होंने अपना नाम रखा बलवंत सिंह। अब भगत सिंह की जितनी विचारधाराएं थी अखबार में छपने लगी। इनके जितने क्रांतिकारी लेख थे जो रक्त में उबाल ला देते थे, भगत सिंह प्रताप में लिखने लगे और नीचे लिखा जाता था कि लिखने वाले का नाम बलवंत सिंह। उनको लगा कि मेरी विचारधारा देश तक पहुंचनी चाहिए। सुबह साइकिल उठाते थे, 100-200 अखबार की गड्डियां रखते थे
हर घरों में फेंकते जाते थे, अपने अखबार की कटिंग काटते थे, चौराहे पर चिपका देते थे। लोग पढ़ते और ये सोचते कि बलवंत सिंह है कौन जिसकी विचारधारा देश के प्रति इतनी अच्छी है। अब बलवंत सिंह कोई हो तब न मिले। भगत सिंह इस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी जी के सानिध्य में रहकर के क्रांतिकारी मूवमेंट को अंजाम देने लगे। और जब बाद में संसद के बीच उन्होंने बम फेंकने का काम किया, चौराहे पर जब उनके नाम की और फोटो की पर्चियां लगी, तब उनके माता पिता ने देखा, अरे ये तो भगत सिंह हैं। कानपुर वालों ने देखा, अरे ये तो भगत सिंह हैं, ये तो बलवंत सिंह नाम बताता है। आज बलवंत सिंह की चोरी पकड़ ली गई। लेकिन कानपुर वालों का यह सौभाग्य रहा कि भगत सिंह वहां काफी लंबे समय रहे। प्रताप अखबार जहां छपता था, नीचे सुरंग थी। जितने क्रांतिकारी रहते थे, जब अंग्रेज कभी अखबार के कार्यालय पर धावा करते तो नीचे नीचे सुरंग के माध्यम से ये लोग सीधे बिठूर जाके निकलते। इसके बाद भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। उस समय उनके संपर्क में सुखदेव, यशपाल, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई देशभक्त आए। और मेरे भाई बहन, 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का पूरे भारत में बहुत जोरदार तरीके से विरोध हुआ, क्योंकि इस साइमन कमीशन के जितने मेंबर थे, जितने सदस्य थे, वो सभी गैर भारतीय थे, सब अंग्रेज थे। आज 30 अक्टूबर 1928 का दिन था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान स्कॉट और उसके सहायक सैंडर्स ने वहां पर ऐसा अतिक्रमण बोला, ऐसा धावा बोला, लाठियों से लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोटें आई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जबकि भगत सिंह की और लाला लाजपत राय की विचारधारा अलग थी। मेरे प्यारे भाई बहन जो यहां बैठे हैं, सबसे आग्रह कि सब मंच को ही ध्यान दें, ध्यान से सुने, आंखें बंद हो जाएं, पर देश के लिए मरने वालों की कथा सुनो। आपको सुनना है, क्योंकि जो बड़े लोग हो गए, जो बूढ़े हो गए हैं, अब वो देश की लड़ाई में नहीं जाएंगे। अब आपको देश की लड़ाई लड़नी है। देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों संभाल के। आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, इसलिए इस कथा को आपको ज्यादा सुनना चाहिए। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह के और इनकी पूरी टीम को बहुत गहरा आघात हुआ। जबकि लाला लाजपत राय नरम दल वाले लोग थे, ये मारपीट में जरा भी इनकी इच्छा नहीं रखती थी, मनसा नहीं थी। और भगत सिंह की जो सेना थी, जो टीम थी, ये गरम दल वाले लोग थे। मानसिक विचार लाला लाजपत राय का भगत सिंह का एक नहीं था। लेकिन जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो भगत सिंह की आत्मा को बहुत चोट पहुंची। नौजवान क्रांतिकारी नौजवान सभा का बैठक बुलाया गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु सब लोग शामिल रहे। सब लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि जिस स्कॉट ने लाठी चलवाया है, गोलियां बरसाई हैं, उस स्कॉट को मार करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला मिलेगा। तैयारी बनी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और इनका एक सहयोगी था जय गोपाल। चारों लोग आज स्कॉट को मारने के लिए निकले। कोतवाली के सामने जय गोपाल ने नाटक किया कि उनकी साइकिल बिगड़ गई है। जैसे बचपन में हम लोग अपना चैन उतर जाए और चढ़ाएं, ऐसे जय गोपाल अपनी साइकिल का चैन चढ़ाने का नाटक कर रहे थे कोतवाली के सामने। राजगुरु को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी गोली मारने वाली। जय गोपाल साइकिल का चैन चढ़ा रहे थे, उनको इशारा करना था, जैसे ही स्कॉट आएगा जय गोपाल इशारा करेंगे और राजगुरु गोली चला देंगे। जय गोपाल साइकिल की चैन चढ़ा ही रहा था
चढ़ा क्या रहा था तो जान करके उतारा गया था। कुछ करने के लिए कुछ नाटक खेलना पड़ता है। जयगोपाल अपने साइकिल की चैन चढ़ा रहे थे, इतने में बुलेट पर बैठ करके स्कॉट तो नहीं आया, उसकी जगह वो जो दूसरा सहयोगी सैंडर्स वह आ गया। जयगोपाल ने तुरंत राजगुरु को इशारा किया कि अपना निशाना आ गया है, और जैसे ये इशारा किया राजगुरु ने तड़ाक से एक गोली सैंडर्स के सीने में मारी और देखते देखते सैंडर्स ढेर हो गया। भगत सिंह को लगा कि शायद एक गोली में अभी ये जिंदा होगा। भगत सिंह ने एक एक करके तड़ातड़ 4 गोलियां सैंडर्स के सीने में उतार दी और यह मुहर लगा दिया कि अब तो यह जिंदा रह ही नहीं सकता। इधर जयगोपाल साइकिल लेके भागे, इधर राजगुरु भागे, भगत सिंह भागे, लेकिन जो बुलेट पर पीछे बैठा था चमनलाल, क्षमा करें चानन भारत का ही एक ऐसा सिपाही था, उसने भगत सिंह का पीछा किया। रुक जाओ, गोली मार दूंगा। इतने में बैकअप के रूप में चंद्रशेखर आजाद को लगाया गया था कि अगर इन तीनों का कोई पीछा करे तो चंद्रशेखर आजाद संभालेंगे। आज जैसे उस चानन ने भगत सिंह का पीछा किया, चंद्रशेखर आजाद ने पीछे से आवाज दी, रुक जाओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चानन रुका नहीं और देखते ही देखते चंद्रशेखर आजाद ने उस चानन को भी गोली मार दी, वह भी वहीं ढेर हो गया। बोले भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। आज देश के इन भक्तों के मन में एक सुकून आया कि चलो मैंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया। बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए, लाहौर की गलियों में पोस्टर चिपका दिया गया कि देखो अंग्रेजों, तुम्हारी एक मौत का बदला मैंने 2 मौत करके लिया है। तुम्हारे सेनापति को मार दिया। और जनरल सैंडर्स जब मारा गया, अंग्रेजों में खलबली मच गई और अंग्रेजों में खलबली मची। चारों तरफ अंग्रेजों ने भी पोस्टर लगवाने शुरू किए, भगत सिंह के, राजगुरु के, चंद्रशेखर आजाद के, ये जहां मिले इनको तत्काल गिरफ्तार करो या गोली मारो। चंद्रशेखर आजाद की पंडित बुद्धि, ये पकड़े न जाते इलाहाबाद में भी। चंद्रशेखर आजाद की जीवनी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे यदि समय मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद को कोई अंग्रेज पकड़ ही ना पाता, उन्हीं अंग्रेजों के सामने से गुजरते काम कर जाते, पता ही न चलता। पता नहीं कितने बार साधु संतों का वेश पकड़ लिए, कितनी बार अंग्रेजों का वेश पकड़े, चंद्रशेखर आजाद वेश बदल लेते, काम कर जाते। चंद्रशेखर आजाद जब लाहौर में ये पर्चे लग गए कि इन सबकी तलाशी है, कहां मिलेंगे, चंद्रशेखर आजाद धीरे से झांसी निकल गए। बचे भगत सिंह, चूंकि सब भगत सिंह को खोजना चाहते थे। एक अपने इतिहास में देश के लिए एक मां भी ऐसी थी, अगर आपने नाम सुना हो, शायद न सुना हो, दुर्गा भाभी, दुर्गावती देवी का नाम आता है, जो राष्ट्र के भक्त भगत सिंह के मित्र भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी नायिका आजादी की लड़ाई की जो आज पर्दों के पीछे दिखती है, लेकिन अगर भगत सिंह बनते हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद बनते हैं तो केवल दुर्गा भाभी की देन थी। भगवती चरण बोहरा के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। नेशनल कॉलेज से भगत सिंह के साथ बोहरा जी की बड़ी मित्रता थी। बोहरा जी का जब विवाह हुआ, दुर्गा भाभी ब्याह करके आई तो भगत सिंह को अपने देवर के समान, बेटे के समान बहुत स्नेह करती, सभी क्रांतिकारियों को। और उनके मन में देश प्रेम की भावना इतनी कूट के भरी थी, जब कहा गया कि स्कॉट को, सैंडर्स को गोली कौन मारेगा, तो दुर्गा भाभी ने कहा सबसे पहले हम मारेंगे, लेकिन वहां फिलहाल उनको भेजा नहीं गया। ऐसा कहा जाता है
भगत सिंह के हाथ में जो पिस्तौल थी, कहा नहीं जाता, मतलब ये सत्य है, और चंद्रशेखर आजाद के पास जो पिस्तौल थी, ये दुर्गा भाभी ने ही खरीद करके दी थी। 50,000 रुपए दुर्गा भाभी के ससुर जो कि रेलवे में थे, उन्होंने दिया था, बेटी रखना, बुरे समय में काम आएगा। 5,000 रुपए अपने मायके से लाई थी, और वो 55,000 रुपए देश की सेवा में उसने न्यौछावर कर दिया। दुर्गा भाभी ने बंदूकें खरीदने का, क्यों महिला थी, जहां जैसे चाहती चली जाती। उनके ससुर इतने नामी गिरामी थे कि दुर्गा भाभी को कोई बोलता भी नहीं, और वो बंदूकें ला करके सही इनको, जो हमारे क्रांतिकारी थे, इनको देने का काम करती। और भगवती चरण बोहरा के बारे में कहा जाता है, बम गोला बनाने में बड़े माहिर थे। रावी नदी के तट पर दुर्भाग्यवश एक दिन बम बनाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, ट्रायल कर रहे थे। आज जब भगत सिंह की खोज अंग्रेजों ने शुरू की लाहौर में, आप सबसे निवेदन, जो विद्यालय परिवार के लोग हैं, थोड़ा समय और दें, शांति का योगदान दें। सभी लोग स्थान पर बैठ जाएं। अगर मेरी आवाज जा रही, सब लोग शांति का योगदान। खोजा जाए। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को बुलाया। भगत सिंह यद्यपि सिख थे, लेकिन भगत सिंह को न धर्म से प्रेम था, न जाति से प्रेम था, न देवी देवताओं से प्रेम था। उनका प्रेम केवल अपनी मातृभूमि के लिए था, अपने राष्ट्र के लिए था, कि कितनी जल्दी हम भारत माता को इस गुलामी की जंजीरों से छुड़ा ले जाएं। आज भगत सिंह ने अपने सिख धर्म का त्याग किया है। अपने सारे बाल, केस, कंघा, कक्ष और कृपाण, ये सब सिख के आभूषण होते हैं। आज अपने बालों को कटवा दिए, अपनी दाढ़ियों को बनवा दिए, और एक जो हम लोग फोटो देखते हैं तिरछी टोपी वाली भगत सिंह की, वो उसी समय की फोटो है। भगत सिंह ऐसा लग रहा मानो कोई अंग्रेज हो। दुर्गा भाभी ने आज उनको अंग्रेज का स्वरूप बना दिया। ट्रेन का टिकट कराए, सुखदेव को नौकर बनाया गया, स्लीपर का टिकट सुखदेव का हुआ, दुर्गा भाभी का और भगत सिंह का एसी का टिकट। और दुर्गा भाभी उनको अपना पति बना करके, टीटी आता पूछता कौन है तुम्हारे साथ, ये हमारे पति हैं। और भगत सिंह जैसे बेटे को, भगत सिंह जैसे देवर को पति बना करके दुर्गा भाभी ने कलकत्ता पहुंचा दिया। लाहौर की पुलिस खोज रही है, दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता पहुंचाया। इसी बीच भारत में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा। अंग्रेजों की संसद में ब्रिटिश सरकार ने 2 बिल लाए, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा बिल रहा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल ये था जिसमें आप प्रदर्शन करते रहें तो बिना सबूत के आपको गिरफ्तार किया जा सके, बिना सबूत को आपको जेल पहुंचाया जा सके। और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो व्यापारिक समझौते पर थी। भारत वालों के दिमाग में इन दोनों बिल के प्रति बहुत गुस्सा था। भगत सिंह ने फिर बैठक बुलाई, क्रांतिकारी नौजवान सभा की। आज सब लोगों ने विचार किया अंग्रेज कैसे मानेंगे, एक के बाद एक बिल दिल्ली की संसद में पारित होते जा रहे हैं, हम लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। जितना हम गुलामी की जंजीर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना हम गुलामी की जंजीरों में उलझते जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? भगत सिंह ने कहा देखो,
बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके की आवश्यकता है। बहरे बातों से नहीं सुनेंगे, लातों के भूत बातों से मानते भी नहीं हैं। इसलिए भरी संसद में बम फेंका जाना चाहिए। और लोगों ने कहा देखो हम नहीं चाहते किसी की हत्या हो। भगत सिंह ने कहा नहीं, ऐसी जगह बम फेंकें जहां कोई हताहत ना हो, लेकिन हमारी आवाज पूरी देश में गूंज जानी चाहिए। अब बारी आई कि बम फेंकने के लिए कौन जाएगा, कौन बम फेंकेगा चलती असेंबली में। यद्यपि भगत सिंह को जाने का सबका मन नहीं था, सब मना कर रहे थे, लेकिन उस समय सुखदेव थोड़ा नाराज थे। मैंने आपसे चर्चा की कि जब प्रेम पत्र के बारे में भगत सिंह जी ने उनको लिखा था तो सुखदेव को थोड़ा सा भगत सिंह के साथ मन में थोड़े से विचार ऐसे थे। भगत सिंह से कहे लंबी लंबी बोलते तुम हो, तुम ही जाओ। भगत सिंह ने कहा मेरे लिए गौरव का क्षण होगा कि मैं राष्ट्र के लिए अपने संसद में बम फेंकने का काम करूंगा। आज भगत सिंह असेंबली में जाने के लिए तैयार हुए। बाद में ऐसा भी है, सुखदेव ने अपने एक पत्र में उन क्षणों का वर्णन करते हुए लिखा कि मैंने एक अपने बहुत चहेते साथी को असेंबली में बम फेंकने के लिए जबरदस्ती किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र मौत के मुंह में चला जाएगा और उसका जिम्मेदार मैं हूं। ऐसा सुखदेव ने एक पत्र में लिखा। बाद में आज राजगुरु के साथ असेंबली में भगत सिंह प्रवेश कर गए। इन लोगों का टारगेट था कि किसी को मारना तो नहीं है, बम ऐसी जगह भेजना फेंकना है जहां आवाज ऐसी हो कि बहरे अंग्रेज हमारे क्रांति की आवाज सुन पाएं। और जैसे बिल पारित होने का समय आया, खाली जगह देख करके भगत सिंह ने अपना वो बम फेंक दिया और जैसे असेंबली में वो बम गिरा, पूरा सदन धुएं से भर गया। अगर भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन भारत मां के लाल ने सोचा था कि अपनी आवाज देश के, आज एक भगत सिंह जयकारे लगा रहा है, एक भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद कह रहा है, मुझे ऐसे सैकड़ों भगत सिंह की आवश्यकता है जो देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं। आज भगत सिंह ने वहां भागने की जगह अपनी गिरफ्तारी देना कबूल किया। जैसे वो बम गिरा, धुएं से पूरा सदन भर गया। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद दोनों मिलकर नारे लगाने लगे। थोड़ी देर बाद अंग्रेज पुलिस आई, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे भाई बहन, बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने असेंबली में बम फेंका, दोनों गिरफ्तार हुए। बाद में ऐसा रहा कि बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ सबूत नहीं मिले, इसलिए उनको वहां पर जो फांसी की सजा थी वो नहीं मिली। अब जब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हो गए, उनको जेल की सजा सुनाई गई, जेल में रहने लगे और ऐसा कहा गया उन 2 साल के जो जेल का समय था, भगत सिंह ने केवल और केवल किताबें पढ़ी और केवल अपने विचार लिखे। जेल के बाहर भगत सिंह के विचार जब प्रकाशित होते, लोगों में उत्तेजना पैदा होती, लोग अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करते। भगत सिंह को यह बात बहुत पसंद आ रही थी। जेल में उन्होंने एक किताब लिखी, आज भी उपलब्ध है, मैं नास्तिक क्यों हूं। और मेरे हिसाब से भगत सिंह ने टाइटल गलत लिख दिया। आज सच्चा नास्तिक वही है, सच्चा पापी वही है जिसके प्रति देवी देवताओं के मन में भले ही लाखों विचार हों, अगर उसके मन में देश के प्रति विचार नहीं है तो सच में वो सच्चा नास्तिक है, सच्चा धर्मी है, सच्चा पापी है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भगत सिंह जेल में रहे, लेकिन उस जेल के दौरान ही उन्होंने पूरे राष्ट्र को गुंजायमान किया। मेरे भाई बहन, समय का अभाव है, इसलिए सारांश में कथा को लेकर चलें। और आज यह मेरी उद्घाटन कथा है, राष्ट्र कथा। इसके बाद हम गाजीपुर में 3 दिवसीय राष्ट्र कथा करने जा रहे हैं। पहले हमें वयम राष्ट्रे जागृयामः, पहले हमें जगना होगा, फिर हम आपको जगाएंगे। और यहां से जब 1000 छात्र छात्राएं देश भर में निकलेंगे तो वो देश के लाखों लोगों को जगाने का काम करेंगे। ऐसी उम्मीद लेकर के मैं आज इस राष्ट्र मंच पर बैठा हूं।
और एक बात बताएं आपसे, मैं न कोई व्यावसायिक कथावाचक हूं, न पैसा लेके कथा करता हूं। हाँ, एक बात है, पहले मैं जींस के पैंट में, टी शर्ट में, कुर्ते में, पैजामे में मंचों पर देश के लिए काम करता था, एंटी करप्शन हेल्पलाइन चला करके लोगों की सेवा करता था। आज मैंने वेश जरूर बदला है, लेकिन भगवान ने मेरी आज सुन ली है। इस मंच पर बैठ करके मैं हजारों लोगों को राष्ट्र के लिए जगाने का काम कर रहा हूं, यह मेरा सौभाग्य है। निस्वार्थ भावना से जगाता रहूंगा आपको। मेरी जितनी कथाएं राष्ट्र कथा होंगी, जितने भाई बहन मेरी कथाओं का आयोजन कर रहे हैं, 1 रुपए का खर्च नहीं है, और पूरे देश को जगाएंगे और उन सभी नेताओं को जलील करेंगे जिन्होंने देश के लिए कब्र खोदने का काम किया है। मीर जाफर की भूमिका निभाई है, छोड़ेंगे नहीं। आज आप विदेशी पैसों से बनने